Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PRECB Practice app. Download now. ओके, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, आपको पता है। सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या है? क्या है फर्स्ट लॉ? इनर्शिया का, राइट। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अ सिस्टम विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, राइट। ओके, सो इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। तो ये पहला लॉ हो गया हमारा, राइट। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अगर अदर वे अराउंड देखें, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स तो आपका सिस्टम जो है वो रेस्ट पर रहेगा, राइट। अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दिस एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास से दिस बॉडी और एक और बॉडी, राइट, इसका मास m है, m1 है, इसका मास m2 है। अब ये एक दूसरे, इन दोनों में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, राइट। अगर ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, राइट, तो इस पर अगर सपोज अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगती, से इस पर अगर लगती mg, सपोज इस पर लगती m2g। now these forces, this force and this force, these are external, right? right अब ये जो फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स यहाँ पे, सपोज दिस इज F एंड दिस इज F। नाउ दिस F एंड दिस F, ये दोनों क्या हो गई हमारी? इंटरनल। क्लियर? क्योंकि हमारा सिस्टम है, तो हमारा जो सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ 2 पार्टिकल्स m1 एंड m2, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगी दैट विल बी इंटरनल टू द सिस्टम, और बाहर से जो फोर्स लग रही है दैट इज एक्सटर्नल, राइट। क्लियर? तो अगर हमारे पास एक ब्लॉक है और एक और ब्लॉक है, राइट, अगर मैं यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की, राइट, अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये वाली फोर्स जो एक दूसरे को ये प्रेस कर रहे हैं, दैट विल बी इंटरनल टू द सिस्टम, राइट। और अगर मैं फ्री बॉडी, और आप और मैं सब सिस्टम्स भी कंसिडर कर सकता हूँ। अगर मैं केवल इस ब्लॉक को कंसिडर करता हूँ, ए को, राइट, ए को अगर कंसिडर करूंगा तो दिस फोर्स विल बी एक्सटर्नल, राइट। इज इट क्लियर? सब सिस्टम में आपका जो इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल बन जाएगा, राइट। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ, और इसमें और देख लेते हैं। द वर्ड नेट मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, राइट। ओके, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, एंड इट इज द इनेबिलिटी। ये तो आप सबको पता, ये तो हमने 9th क्लास में किया हुआ है कि इनर्शिया का, राइट। इसके एग्जांपल भी आपने देखे होंगे कि अगर मूविंग बस को सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वे टेंड टू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, राइट। वो सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर लगेंगे। तो मैं कह रहा था कि आपने 9th क्लास में काफी एग्जाम्पल देखे होंगे इनर्शिया के, राइट। Okay, so we tend to fall in the forward direction if suddenly brakes are applied, right, in a moving vehicle, or an external force is needed to set the system into motion, right? If no external force, तो आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है, राइट। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन अ सेट ऑफ फ्रेम्स, जिसको हम इनर्शियल बोलते हैं, राइट। इनर्शियल फ्रेम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वी टेक अर्थ एज अ इनर्शियल फ्रेम, राइट। All frames moving uniformly with respect to inertial frames are themselves inertial, right? Okay, and we take all frames at rest or moving uniformly with respect to earth as inertial, right? ये चीज हमने देख ली है। सेकंड लॉ जो है आपका, सेकंड लॉ क्या है बताओ? F equals to ma, और हम कैसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of the system is equals to net force applied on the system, right? Okay, F external, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, राइट। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ d बाई डी टी एम वी, राइट। अब अगर मेरा m कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, m बाई डी टी ऑफ v, विच इज एम ए, राइट। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो एक्सटर्नल होना चाहिए, राइट। इट हैज टू बी एक्सटर्नल। ओके, तो ये हमारा सेकंड लॉ है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। So the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of the force, right? Right? तो आपका जो मोमेंटम चेंज होगा, इट हैपेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
फोर्स कांट चेंज द मोमेंटम अलोंग अ डायरेक्शन नॉर्मल टू इट। ओके, अगर सपोज एक ब्लॉक है, अब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, राइट राइट, तो ये कभी भी इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? अगर एक ब्लॉक को अगर आप ड्रॉप करते हो फ्रॉम से एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उसका वर्टिकल कंपोनेंट ही चेंज कर पाएगी वेलोसिटी का, राइट? ओके, सो norm Newton's second law is strictly applicable to a single point particle. In case of a rigid body or a system of rigid bodies, F refers to the external force acting on the system and A refers to a acceleration of the center of mass. Basically, अगर मेरे पास एक rigid body है, right, एक sphere है मेरे पास, ये यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो इसके सेंटर को विल कंसीडर कि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही हैं, से दीज ऑल फोर्सेस दे आर एक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, राइट? जो न्यूटन सेकंड लॉ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट टाइप ऑब्जेक्ट्स, राइट? अगर अगर आपको एक्सटेंडेड बॉडी के लिए न्यूटन लॉ लगाना है, न्यूटन सेकंड लॉ, यू हैव टू अप्लाई ऑल द फोर्सेस एट द सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? और सेंटर ऑफ मास पढ़ा है क्या आपने? नहीं। ओके, सेंटर मास बेसिकली क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट जहां पर वी कैन कंसंट्रेट द एंटायर मास ऑफ द बॉडी, राइट? एक ऐसा पॉइंट। अब अगर आपके पास सिमेट्रिकल बॉडी है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो उसका जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास, राइट? ये क्लियर हुआ? एंड द इंटरनल फोर्सेस इन द सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन इट। तो इंटरनल फोर्सेस को हम नहीं लेंगे अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट? ओके, acceleration of a particle at any instant at any particular location is determined by the force acting on the particle at the same instant, right? And at the same location, and is not in any way depending on the history of the motion of the particle. ये clear हुआ? Right? For example, अभी एक पार्टिकल है, इस पर अभी जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, राइट, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये वाला होगा, राइट? ठीक है, थोड़े समय बाद आपने क्या किया, आपने इस पार्टिकल को अपने हाथ में रख लिया एंड यू आर रेजिंग इट विद सम सर्टेन एक्सेलरेशन ए, राइट? ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन चेंज हो गया। तो डिपेंड, तो अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग इंस्टेंट पर आपकी जो एक्सेलरेशन होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन क्या फोर्स लग रही है हमारे पार्टिकल पर, राइट? ठीक है, अगर फोर्स का नेचर चेंज होगा तो हमारी एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी, राइट? चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक न्यूटन थर्ड लॉ देख लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ तो आपको पता है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये तो आपको पता ही है ना, इसमें तो कोई इतना डाउट नहीं है। सो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर सेम, एंड और जो दोनों जो फोर्सेस लगती हैं, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, राइट, नॉट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगता है। सपोज वी हैव टू बॉडीज व्हिच आर इंटरेक्टिंग, राइट? सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एंड दिस इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर? Direction of force are in opposite direction, okay, and for action reaction pair there is no need of contact, okay? Contact की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर एक बॉल को मैं फ्री फॉल करता हूँ अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तो उस पर एक फोर्स लगता है, राइट? और जो हमारी अर्थ है उस पर भी फोर्स लगता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? ये क्लियर है ना? अब अर्थ हमारे पर फोर्स लगा रहा है तो हम भी अर्थ पर फोर्स लगाते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, जैसे ग्राउंड पर अगर एक ब्लॉक रख देते हैं तो ब्लॉक पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और ग्राउंड पर भी फोर्स लगती है नीचे की डायरेक्शन। ये क्लियर हुआ? ओके, चलो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, ड्रॉ द एफबीडी। वो तो आपको पता है इसका एफबीडी क्या होगा, राइट? देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। आर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एक्शन रिएक्शन पेयर। अभी मैंने जो दो फोर्स बनाई n और नीचे हमने बनाया mg, क्या ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं क्या? n इज इक्वल्स टू mg, राइट? अब आपका जो ब्लॉक है उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड पर लगेगा। एक ये बन गया हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट? और अब इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, वो अर्थ पर भी लगा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो ये बन गया हमारे एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फोर्स एक्ट्स ऑन फॉर 10 seconds ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg आफ्टर विच द फोर्स सीजेस, राइट?
the body describes 50 meter in the next 5 second, find the magnitude of the force. तो हमें दिया हुआ एक ब्लॉक 10 kg का, हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं फॉर 10 सेकेंड, राइट? सो 10 सेकेंड में मान लो कि यहाँ पहुंच गया, और उसके बाद फोर्स लगना बंद हो जाता है, ओके? एंड द बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, और इसके बाद आपकी जो बॉडी है वो 50 मीटर डिस्क्राइब कवर करती है इन 5 सेकेंड्स, राइट? तो आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स जो यहां से लेकर यहां तक लग रहा था. फोर्स एक्ट्स इन दिस रीजन, राइट? तो बताओ मुझे व्हाट इज एफ. तो यहां से यहां तक का टाइम 10 सेकेंड है, राइट? जब तक फोर्स लगता है. तो मान लेते हैं कि फोर्स यहां पर इसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली होगी, राइट? राइट. और यहाँ पर डिस्टेंस हमको पता है, टाइम हमको पता है, राइट? यहाँ पर तो यूनिफॉर्म मोशन होगा. ये क्लियर हुआ? फोर्स सीज हो जाता है ना आफ्टर 10 सेकेंड्स. यस, तो ये हमारा जो v आया था, v आया था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका जो हमें फाइनल वेलोसिटी पता है u 0 है, तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट? 10 minus 0 by 10, so it comes out to be 1, right? 1 meter per second is your acceleration, so force will be mass times acceleration. That will be 10 Newton, right?